हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर टॉपिक क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में। माई सेल्फ जसविंदर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर BR अम्बेडकर, गवर्नमेंट कॉलेज डबवाली। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स का मीनिंग क्या है। क्वांटम मैकेनिक्स साइंस की वह ब्रांच है जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, उनके बारे में स्टडी करेगा। और ये ब्रांच माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए लॉज ऑफ मोशन देगा। जैसा कि हम देखते हैं कि ऑर्डिनरी जो लाइफ के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हम लार्ज साइज के ऑब्जेक्ट्स कहेंगे, उनके लिए लॉज ऑफ मोशन को डिस्कस करने के लिए हम क्लासिकल मैकेनिक्स का यूज़ करते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर बेसिकली दो इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट का वर्क है, एक है न्यूटन और दूसरा है मैक्सवेल। न्यूटन्स के हम फेमस लॉज ऑफ मोशन क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं, और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन बाय मैक्सवेल। ये लाइट का बिहेवियर एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ हुआ क्लासिकल मैकेनिक्स में। तो क्लासिकल मैकेनिक्स को न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर जो है वो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यूज़ होते हैं। तो जितने भी लार्ज साइज के ऑब्जेक्ट थे उनके लिए क्लासिकल मैकेनिक्स के रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन देते हैं, बट जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं उनके लिए क्लासिकल मैकेनिक्स सेटिस्फैक्ट्री हमें एक्सप्लेनेशन नहीं देता। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्वांटम जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या है। क्वांटम एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है कि किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज की स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिस्क्रीट यूनिट को हम क्या कहेंगे, क्वांटम कहेंगे, लैटिन वर्ड के अकॉर्डिंग। तो किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी की जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिस्क्रीट यूनिट होगी उसे क्या कहा जाएगा, क्वांटम कहा जाएगा। और मैकेनिक्स वर्ड यूज होगा फॉर द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। तो सबसे पहले मैक्स बॉर्न ने 1924 में ये टर्म को यूज किया था, क्वांटम मैकेनिक्स को। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत क्यों पड़ी। बेसिकली जो क्लासिकल मैकेनिक्स था वो हमें लार्ज साइज के ऑब्जेक्ट्स के बारे में सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन देता था, बट कई ऐसे फिनोमेना देखे गए जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन का फिनोमेना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमेना, कॉम्पटन इफेक्ट, एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ द एलिमेंट्स, हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स। इन सभी फिनोमेनाज में क्लासिकल फिजिक्स के जो एक्सप्लेनेशंस थे इन फिनोमेनाज के लिए वो हमें सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स नहीं दे रहे थे। तो इस वजह से हमें क्वांटम की ज़रूरत हुई। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का फिनोमेना। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट ये है कि ब्लैक बॉडी का मीनिंग क्या है। ब्लैक बॉडी एक ऐसी आइडलाइज्ड फिजिकल बॉडी है जो सभी टाइप के रेडिएशंस को, सभी टाइप के रेडिएशंस का मतलब ये है कि सभी टाइप के फ्रीक्वेंसीज के रेडिएशंस को ऑब्जॉर्व कर सकता है और अमिट कर सकता है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ऐसी बॉडी जो परफेक्ट ऑब्जॉर्बर ऑफ द रेडिएशन हो और परफेक्ट अमिटर ऑफ द रेडिएशन हो, उस बॉडी को हम कहेंगे ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी बेसिकली ऐसी बॉडी है जो उस पर फॉल करने वाले सभी इंसिडेंट रेडिएशंस को क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा। और ब्लैक बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि जब वो रेडिएटर बॉडी एनर्जी को अमिट करेगा तो जो एनर्जी उससे अमिट होगी, दैट emitted एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ द रेडिएटर्स टेम्परेचर। मीन्स इस बॉडी से एमिट होने वाले रेडिएशन की एनर्जी होगी जो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी। तो अगर हम किसी भी ब्लैक बॉडी से एमिट होने वाली एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो हमें इस तरह का प्लॉट देखने को मिलेगा। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन दी स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी। तो हम एक तरफ प्लॉट कर रहे हैं बेसिकली इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मीन्स एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो किसी भी ब्लैक बॉडी से अमिट होने वाली, बाहर आने वाली एनर्जी जो कि पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में आ रही है,
अगर हम उसका वेवलेंथ के साथ प्लॉट करें तो हमें ऐसे प्लॉट देखने को मिलेंगे। अगर अब हम इन प्लॉट्स के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर आप किसी भी गिवन टेम्परेचर पे देखो, जैसे मैं टेम्परेचर 600 केल्विन की बात कर रहा हूँ इस प्लॉट के अंदर, तो इस प्लॉट में आप देखोगे कि किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी है, distribution of energy, that distribution of energy is not uniform among the different wavelengths of radiation emitted by the black body। तो अगर आप देखोगे कि इस पर्टिकुलर कर्व के लिए अगर हम डिफरेंट वेवलेंथ्स में देखें तो जो एनर्जी किसी भी बॉडी द्वारा एमिट हो रही है उसकी इंटेंसिटी सेम नहीं है। तो जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है डिफरेंट वेवलेंथ्स पे क्या है, डिफरेंट है। पहला पॉइंट, किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इज नॉट यूनिफॉर्म अमंग द डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशंस एमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी। सेकेंडली, हर एक टेम्परेचर पे अगर हम देखें तो एक ऐसी वेवलेंथ है, जैसे इस कर्व के अंदर आप देखोगे ये वाला वेवलेंथ ऐसा वेवलेंथ है जिस पे जो एनर्जी रेडिएट हो रही है उसकी इंटेंसिटी क्या है, मैक्सिमम है। तो इस वेवलेंथ को हम बोलेंगे लैम्डा मैक्स। तो किसी भी टेम्परेचर पे देयर इज अ वेवलेंथ एट विच एनर्जी रेडिएटेड इज मैक्सिमम, जिसे हम डिनोट कर रहे हैं किससे, लैम्डा मैक्स से। और इसके बाद अगर आप एक तीसरी ऑब्जर्वेशन देखो तो जो हमारे पास ये डिफरेंट प्लॉट हैं 3000 केल्विन, फिर 4000 केल्विन पे, फिर 5000 केल्विन पे, फिर 6000 केल्विन पे। तो 3000 के केल्विन पे आपको लैम्डा मैक्स ये वाला मिलेगा, और 4000 पे ये वाला आपको लैम्डा मैक्स मिलेगा, और 5000 पे ये वाला आपको लैम्डा मैक्स मिलेगा, और 6000 पे ये वाला आपको लैम्डा मैक्स मिलेगा। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर में इंक्रीज आ रहा है लैम्डा मैक्स बेसिकली शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रहा है। थर्ड ऑब्जर्वेशन, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, हम क्या देख पा रहे हैं कि इंक्रीज इन टेम्परेचर से जो मैक्सिमम वेवलेंथ, जिस वेवलेंथ पे एनर्जी क्या हो रही है, मैक्सिमम एमिट हो रही है, वो वेवलेंथ शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। तो एक और आप ऑब्जर्वेशन देखोगे कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को रेज कर रहे हैं, लैम्डा मैक्स नो डाउट शॉर्ट वेवलेंथ की तरफ जा रहा है, बट जो एनर्जी रेडिएट हो रही है वो क्या जा रही है, मैक्सिमम की तरफ जा रही है, इंक्रीज हो रही है। इस 3000 केल्विन पे देखोगे जो एनर्जी की अमाउंट अमिट हो रही है वो इस पर्टिकुलर वैल्यू के इक्वल है। इस टेम्परेचर पे आप देखोगे इससे कंपैरेटिवली हायर है, और इस टेम्परेचर पे देखोगे और भी एनर्जी की वैल्यू जो अमिट होगी वो ज़्यादा है, और इस 6000 केल्विन पे देखोगे तो एनर्जी अमिट जो हो रही है उसकी वैल्यू बहुत हाई आ रही है। इट मीन्स लैम्डा मैक्स है जो वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जा रहा है, और जो एनर्जी अमिट हो रही है वो क्या हो रही है, लगातार टेम्परेचर में इंक्रीज करने से इंक्रीज हो रही है। तो इसीलिए जो हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया था कि किसी भी ब्लैक बॉडी द्वारा अमिट की गई एनर्जी बेसिकली टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। तो ये बातें हम अगर देखें तो यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि जो कर्व्स में मैक्सिमा है वो ज़्यादा आपको दिखाई देगा जैसे जैसे हम हायर टेम्परेचर की तरफ जा रहे हैं। 3000 केल्विन पे मैक्सिमा हमें इतना नहीं नज़र आ रहा जितना हमें नज़र आ रहा है 6000 केल्विन के अंदर। तो ये बेसिक हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं। इन ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए क्लासिकल फिजिक्स में जो थ्योरी थी वो अप्लाई हुई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी गिवन बाय मैक्सवेल। और उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ऑफ मैक्सवेल को यूज करके बेसिकली जो एक इक्वेशन आई जिसको हम बोलते हैं रिले जीन्स लॉ,
इस इक्वेशन के थ्रू इन ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई। जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी बाय मैक्सवेल को डिस्कस करते हैं तो उस थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी बॉडी जो एनर्जी इमिट करता है, दैट emitted energy is always in continuous manner। किसी भी बॉडी द्वारा एमिट की गई एनर्जी हमेशा कंटिन्यूस मैनर में होता है, और जो वो एनर्जी एमिट या अब्जॉर्ब करते हैं, दैट एमिटेड एनर्जी और अब्जॉर्ब एनर्जी किसी भी अमाउंट में हो सकती है। और हर एक बॉडी के अंदर बेसिकली जो किसी भी एनर्जी का सोर्स है लेट, तो वो जो एनर्जी बाहर आएगी वो किन के कारण बाहर आएगी, वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स के कारण बाहर आएगी, और उन वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटर्स। तो अगर हम जो मैक्सवेल थ्योरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, उसके अकॉर्डिंग देखें तो वाइब्रेटिंग पार्टिकल जिनको हम ऑसिलेटर कहते हैं, वो किसी भी टाइप की एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर सकते हैं और किसी भी टाइप की एनर्जी को एमिट कर सकते हैं। तो अगर हम इन क्लासिकल कंसेप्ट्स के अकॉर्डिंग देखें तो रिले जीन्स ने बेसिकली 1900 में ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो उसके लिए रिले जीन्स ने एक इक्वेशन दी कि जो किसी भी बॉडी द्वारा एनर्जी एमिट होएगी, दैट इज ई लैम्डा, इसको हम बेसिकली बोलेंगे इमेसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। तो किसी भी गिवन पर्टिकुलर वेवलेंथ पे जो ब्लैक बॉडी द्वारा एनर्जी इमिट होएगी वो होएगी 8 पाई के, दैट इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हैविंग वैल्यू 1.38 into 10 power -23 जूल पर केल्विन into टेम्परेचर इन केल्विन डिवाइड बाय वेवलेंथ रेज टू पावर 4। तो ये रिले जीन्स का रेडिएशन लॉ था। ये बेसिकली पूरा जो रेडिएशन लॉ था, रिले जीन्स लॉ, दैट इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी गिवन बाय मैक्सवेल। और उसके अंदर हमने दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़े हैं मैक्सवेल थ्योरी के बारे में, कि जो एनर्जी का अब्जॉर्ब और एमिटेंस होगा वो कंटिन्यूस मैनर में होगा, और कोई भी बॉडी के अंदर ऑसिलेटर्स होंगे और वो ऑसिलेटर किसी भी अमाउंट की एनर्जी को अब्जॉर्ब या एमिट कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो रिले जीन्स लॉ था वो आया था। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है कि जो रिले जीन्स लॉ है, इस लॉ ने ब्लैक बॉडी के जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन था उसको एक्सप्लेन किया। बट ये लॉ सिर्फ हायर वेवलेंथ पे ही वर्क कर रहा है। अगर आप इस प्लॉट में देखें इंटेंसिटी और वेवलेंथ के प्लॉट में, तो जो रिले जीन्स के रिजल्ट्स हैं लॉ के, वो हायर वेवलेंथ्स पे ही सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, बट शॉर्टर वेवलेंथ पे वो काम नहीं कर रहा रिले जीन्स रेडिएशन लॉ। तो जो रिले जीन्स लॉ है उसकी बेसिक लिमिटेशन क्या है कि इट फेल्स टू एक्सप्लेन दी distribution of energy in case of black body at a shorter wavelengths। हायर वेवलेंथ पे ये लॉ ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन कर रहा है, बट शॉर्टर वेवलेंथ पे ये लॉ इन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। तो नेक्स्ट इसके बाद इन ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को एक्सप्लेन करने के लिए यूज हुआ किसका, क्वांटम थ्योरी का। और क्वांटम थ्योरी के अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। इसी रेडिएशन लॉ की वजह से रेवोल्यूशन आया, और इसी रेवोल्यूशन के बाद क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत हुई। तो प्लैंक्स ने बेसिकली क्या प्रपोज किया, प्लैंक्स के अकॉर्डिंग किसी भी बॉडी द्वारा जो एनर्जी एमिट की जाती है या ऑब्जॉर्व की जाती है वो कंटिन्यूस मैनर में ना होके डिसकंटिन्यूस मैनर में होगा, और एनर्जी की कोई भी अमाउंट बॉडी एमिट नहीं करेगी, एनर्जी हमेशा डिस्क्रीट अमाउंट में ही क्या होगी, एमिट या अब्जॉर्ब होगी। और जो डिस्क्रीट अमाउंट में एनर्जी एमिट या अब्जॉर्ब होगी वो एक एनर्जी के पैकेट की फॉर्म में होगी, जिससे क्या कहा गया, क्वांटा कहा गया। तो अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स से इसको कंपेयर करें
तो क्लासिकल मैकेनिक्स कह रहा है कि जो किसी भी रेडिएट बॉडी द्वारा एनर्जी अब्जॉर्ब या एमिट होती है वो कंटिन्यूस मैनर में और किसी भी अमाउंट की एनर्जी क्या हो रही है बॉडी द्वारा एमिट या अब्जॉर्ब हो रही है। बट प्लैंक्स रेडिएशन लॉ के अकॉर्डिंगली कोई भी रेडिएंट बॉडी एनर्जी अब्जॉर्ब या एमिट डिसकंटिन्यूस मैनर में करेगा और जो एनर्जी की अमाउंट होगी वो डिस्क्रीट अमाउंट होगी, मींस एनर्जी विल बी क्वांटाइज्ड। तो यहाँ से क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट आया और जो एनर्जी होगी इन दी फॉर्म ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी होगी और उस पैकेट को हम बोलेंगे क्वांटा। तो ये प्लैंक्स रेडिएशन लॉ के बेसिक पॉइंट्स हैं, वो डिसकंटिन्यूस मैनर के अंदर एनर्जी का अब्जॉर्ब या एमिट होना, एनर्जी की डिस्क्रीट अमाउंट्स होना मींस क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी होना, और एनर्जी की जो रिलीज या अब्जॉर्ब है वो इन दी फॉर्म ऑफ पैकेट दैट इज नोन एज अ क्वांटा। ये इसके मेन पॉइंट्स हैं और इन पॉइंट्स को यूज करके या इन कंसेप्ट्स को यूज करके प्लैंक्स ने एक एक्सप्रेशन दिया जिसके अकॉर्डिंग किसी भी ब्लैक बॉडी द्वारा एमिट की जाने वाली एनर्जी दैट इज द एमिसिव पावर वो होगी इक्वल टू 8 पाई h is the Planck's constant and Planck's constant having value 6.626 into 10 is power minus 34 joule second into c that is the velocity of light upon wavelength raised to power 5 into 1 by exponential raised to power Planck's constant multiplied by frequency, and this h nu is divided by Boltzmann constant into temperature। अब हम फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं c बाय लैम्डा से, तो इसी एक्सप्रेशन की एक और फॉर्म हो जाएगी, वो हो जाएगी जिसके अंदर इस डिनोमिनेटर वाली साइड में जो वैल्यू होगी वो होगी एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर एच सी डिवाइड बाय वेवलेंथ इनटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टी। तो ये बेसिकली इस एक्सप्रेशन को हम कहेंगे प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। अब जो प्लैंक्स रेडिएशन लॉ है जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि जो रिले जीन्स लॉ है वो सिर्फ ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को एक्सप्लेन करेगा ओनली एट हायर वेवलेंथ, बट प्लैंक्स जो रेडिएशन लॉ है दैट इज explain or give satisfactory explanation regarding the black body radiation at shorter as well as longer wavelengths। तो प्लैंक्स रेडिएशन लॉ शॉर्टर और लॉन्गर दोनों वेवलेंथ्स पे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी आ रहा है उसको सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर पा रहा है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जो ये हमने एक्सप्रेशन डिस्कस किया है प्लैंक्स रेडिएशन लॉ का, इस एक्सप्रेशन की हम डेरिवेशन डिस्कस करेंगे। तो प्लैंक्स ने जो रेडिएशन लॉ का एक्सप्रेशन दिया था उसको ड्राइव करेंगे हम। तो प्लैंक्स ने इस डेरिवेशन के लिए जो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस थे उनको माना कि वो एक लीनियर ऑसिलेटर्स हैं, और जो लीनियर ऑसिलेटर हैं उनका साइज मॉलिक्यूल के साइज के बराबर है, लीनियर ऑसिलेटर्स ऑफ मॉलिक्यूलर डायमेंशंस, और जो उनकी एनर्जीज होंगी वो डिस्क्रीट वैल्यूज की होंगी, मींस ऑसिलेटर किसी भी अमाउंट की एनर्जी को एमिट नहीं करेगा या अब्जॉर्ब नहीं करेगा, हमेशा ऑसिलेटर एनर्जीज की डिस्क्रीट वैल्यूज को एमिट या अब्जॉर्ब करेंगे, और वो एनर्जीज का जो जर्नल एक्सप्रेशन होगा दैट विल बी n इंटू h इंटू न्यू। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी एट विच ऑसिलेटर इज वाइब्रेटिंग। तो जो एनर्जीज की वैल्यूज होंगी वो इस तरह से होंगी 0 h न्यू, 2 h न्यू, 3 h न्यू एंड सो ऑन। तो जो n की वैल्यू है जहाँ पे हम यूज कर रहे हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब सबसे पहले अगर हम ये देखें इस डेरिवेशन के अंदर कि लेट हम अज्यूम करें कि जो ब्लैक बॉडी है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर क्या हैं, n है पर यूनिट वॉल्यूम में। तो अगर हम एक ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी निकालें तो उस एवरेज एनर्जी निकालने के लिए जो टोटल नंबर ऑफ n ऑसिलेटर्स हैं उनके लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंट लेवल्स की बात करेंगे, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग एनर्जी इज क्वांटाइज, मींस एनर्जी की क्या होंगी डिस्क्रीट
वैल्यूज होंगी। तो एक लेवल ऐसा होगा जहाँ पे एनर्जी की वैल्यू 0 होगी, एक लेवल ऐसा होगा जिस पे एनर्जी की वैल्यू एच न्यू होगी, और एक ऐसा लेवल होगा जिसमें एनर्जी की वैल्यू 2h न्यू होगी, एंड सो ऑन। इस तरह हमारे पास ऑसिलेटर के डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होंगे। और लेट हम अज्यूम करें कि जो ये वाला लेवल है जिसकी एनर्जी 0 है, इसमें नंबर ऑफ ऑसिलेटर लेट n नॉट है, एच न्यू लेवल के अंदर नंबर ऑफ ऑसिलेटर n1 है, और 2h न्यू वाले लेवल के अंदर नंबर ऑफ ऑसिलेटर n2 है, एंड सो ऑन। इट मीन्स जो टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर n हम कह रहे हैं दैट इज इक्वल टू n0 प्लस n1 प्लस n2 एंड सो ऑन। इसी तरह से अगर हम ये देखें कि जो टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर n है वो डिफरेंट लेवल के अंदर जो ऑसिलेटर्स हैं उनके सम के इक्वल होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि किसी भी लेवल के अंदर कितने ऑसिलेटर होंगे, इनका ग्राउंड स्टेट के अंदर जो ऑसिलेटर्स हैं उनके साथ क्या रिलेशन होगा। तो नंबर ऑफ ऑसिलेटर इन ith लेवल इज रिलेटेड टू नंबर ऑफ ऑसिलेटर इन ग्राउंड स्टेट दैट इज द स्टेट ऑफ लोएस्ट एनर्जी। उसके साथ जो रिलेशन होगा वो हम डिस्कस कर सकते हैं विद द मैक्सवेल्स फार्मूला। और मैक्सवेल फार्मूला के अकॉर्डिंग जो ith लेवल के अंदर नंबर ऑफ ऑसिलेटर होंगे वो होंगे इक्वल टू नंबर ऑफ ऑसिलेटर इन द ग्राउंड स्टेट or state of lowest energy into exponential raised to power energy of that particular level divided by Boltzmann constant into temperature in Kelvin। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को यूज करें तो जो टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर होंगे दैट विल बी इक्वल टू n, वो आएगा इक्वल टू n नॉट। और जो फर्स्ट लेवल है इसके अंदर जो ऑसिलेटर का नंबर होगा n1 वो रिलेटेड होगा विद ग्राउंड स्टेट किसके थ्रू, n नॉट इंटू ई रेस टू पावर नेगेटिव। जो फर्स्ट लेवल है जिसके अंदर नंबर ऑफ ऑसिलेटर हमारे पास n1 है उसकी एनर्जी h न्यू है, तो हम ei की वैल्यू h न्यू पुट कर देंगे डिवाइड बाय kt। इसी तरह से सेकंड जो हमारे पास n2 की वैल्यू है वो आएगी n नॉट इंटू ई रेस टू पावर माइनस 2h न्यू बाय kt, क्योंकि जिस लेवल की एनर्जी 2h न्यू है उसमें ऑसिलेटर का नंबर n2 है। तो इसी तरह से अगर हम nth लेवल तक जाएं तो हमारे पास nth लेवल में नंबर ऑफ ऑसिलेटर होंगे n नॉट इंटू ई रेस टू पावर माइनस एच न्यू बाय के टी। तो इन सभी टर्म्स में n नॉट कॉमन है तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस इन रेस टू पावर एच न्यू बाय के टी प्लस ई रेस टू पावर माइनस 2h न्यू बाय के टी एंड सो ऑन। और जो हमारे पास लास्ट टर्म होगी वो होगी ई रेस टू पावर माइनस एच न्यू बाय के टी। अब अगर हम इस पूरी टर्म को देखें और इसमें इस टर्म को हम एच न्यू बाय के टी को एक्सपोर्ट कर दें तो हमारे पास जो टर्म है इस सी ब्रैकेट के अंदर वो है 1 प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्स प्लस ई रेस टू पावर माइनस 2x एंड सो ऑन। और ये बेसिकली एक्सपेंशन है 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स रेस टू पावर माइनस 1। इट मीन्स इस पूरी वैल्यू को हम ये लिख सकते हैं एन नॉट इंटू 1 माइनस एक्स की वैल्यू अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें एच न्यू बाई के टी होल रेस टू पावर माइनस 1, तो हम इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्मेट के अंदर लिख सकते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर होंगे दैट विल बी एन नॉट, ये पावर माइनस 1 है तो डिनोमिनेटर में जाके ये प्लस 1 हो जाएगा ई रेस्ट पावर माइनस एच न्यू बाई के टी। तो ये आ गया हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ऑसिलेटर इन दी लोएस्ट एनर्जी स्टेट। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमने निकालनी है एवरेज एनर्जी पर ऑसिलेटर। तो हमने टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर निकाल ली है, नेक्स्ट हमें पता होनी चाहिए टोटल एनर्जी ऑफ द एन ऑसिलेटर। तो टोटल एनर्जी निकालने के लिए
हमें गिवन लेवल की एनर्जी को गिवन लेवल के अंदर नंबर ऑफ ऑसिलेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो जो टोटल एनर्जी होगी वो सबसे लोएस्ट लेवल की एनर्जी 0 है, उसमें नंबर ऑफ ऑसिलेटर n नॉट है। फर्स्ट लेवल में नंबर ऑफ ऑसिलेटर n1 है, उसकी एनर्जी h न्यू है। सेकेंड लेवल के अंदर n2 है ऑसिलेटर, उनकी एनर्जी जो है वो 2h न्यू है। तो इस तरह से हम डिफरेंट लेवल्स के अंदर नंबर ऑफ ऑसिलेटर और उनकी एनर्जी को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब हम अगर पहली टर्म को देखें तो ये 0 आ गया, यहाँ पे हम n1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो आएगी n नॉट इंटू ई रेज टू पावर h न्यू बाई के टी, जो हमने लास्ट डिस्कस किया था, प्लस n2 की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे n नॉट इंटू ई रेज टू पावर 2h न्यू बाई के टी इंटू 2h न्यू एंड सो ऑन। तो यहाँ से आपके पास जो कॉमन टर्म आएगी वो एक तो n नॉट आएगी, और यहाँ पे एक टर्म और आएगा h न्यू। हमने n1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया था, यहाँ पे एक टर्म और है मल्टीप्लिकेशन के अंदर h न्यू, तो दूसरी टर्म जो कॉमन आएगा वो आएगा h न्यू। तो ये टर्म तो 0 ही था। इसके बाद यहाँ पे जो कॉमन लेने के बाद फैक्टर बचेगा वो बचेगा ई रेज टू पावर h न्यू बाई के टी, प्लस यहाँ पे जो फैक्टर बचेगा वो बचेगा 2 इंटू ई रेज टू पावर 2h न्यू बाई के टी, और नेक्स्ट टर्म में जो बचेगा हमारे पास वो बचेगा 3 इंटू ई रेज टू पावर माइनस 3h न्यू बाई के टी एंड सो ऑन। और इन सभी टर्म में से हम एक और टर्म कॉमन ले सकते हैं, दैट इज ई रेज टू पावर माइनस एच न्यू बाई के टी इंटू एच न्यू। और अब हमारे पास यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 2 इंटू ई रेज टू पावर एच न्यू बाई के टी प्लस 3 इंटू ई रेज टू पावर माइनस 2h न्यू बाई के टी, क्योंकि हमने ई रेज टू पावर h न्यू बाई के टी को कॉमन ले लिया। तो अब नेक्स्ट हम देखें तो हमारे पास आ गया n नॉट इंटू ई रेज टू पावर h न्यू बाई के टी इंटू एच न्यू। इस पूरी टर्म को हम अगर ई रेज टू पावर माइनस एच न्यू बाई के टी को x सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये वाली हमारी पूरी टर्म बन जाएगी 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 4x क्यूब, इस फॉर्मेट के अंदर। और दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस 2। तो अगर हम इसको इस एक्सपेंशन की फॉर्म में लिखें तो ये पूरी टर्म हमारे पास आ जाएगी 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस एच न्यू बाई के टी, मैंने x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, रेज टू पावर माइनस 2। तो ये हमारे पास आ गया n नॉट इंटू ई रेज टू पावर माइनस एच न्यू बाई के टी इंटू एच न्यू इंटू 1 माइनस ई रेज टू पावर एच न्यू बाई के टी होल रेज टू पावर 2। तो ये हमारे पास आ गया एक्सप्रेशन फॉर दी टोटल एनर्जी ऑफ दी n ऑसिलेटर्स। अब हम अगर एवरेज एनर्जी निकालें ऑसिलेटर की, एवरेज एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर, जी पर ऑसिलेटर, तो वो होगी टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑसिलेटर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेटर। तो हमने टोटल एनर्जी निकाली है n नॉट इंटू एच न्यू इंटू ई रेज टू पावर एच न्यू बाई के टी इंटू 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस एच न्यू बाई के टी रेज टू पावर माइनस 2, क्योंकि ये एक्सपेंशन था 1 माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस 2 का। तो अब अगर हम n की वैल्यू भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, और हमने जो n की वैल्यू निकाली थी वो n की वैल्यू हमारे पास आया था n नॉट डिवाइड बाय 1 माइनस ई रेज टू पावर एच न्यू बाय के टी। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें अगर, तो ये हमारे पास आएगा n नॉट इंटू 1 माइनस
ई रेस टू पावर माइनस एच न्यू बाय के टी रेस टू पावर -1। तो एन नॉट से एन नॉट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा एच न्यू इंटू ई रेस टू पावर एच न्यू बाय के टी। ये पावर -1 ऊपर जाके +1 हो जाएगा, तो ऊपर हमारे पास टर्म बचेगी ई रेस टू पावर माइनस एच न्यू बाय के टी होल रेस टू पावर -1। तो हम इसको लिख सकते हैं एच न्यू इंटू ई रेस टू पावर एच न्यू बाय के टी अपॉन 1 माइनस ई रेस टू पावर एच न्यू बाय के टी। अब हम अगर नोमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दें बाय द टर्म ई रेस टू पावर एच न्यू बाय के टी, तो नोमरेटर से भी ये कैंसिल हो जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर से डिवाइड हो जाएगा। तो ऊपर वाला ई रेस टू पावर नोमरेटर साइड ई रेस टू पावर माइनस एच न्यू बाय के टी कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा एच न्यू और नीचे वाली टर्म को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1 से डिवाइड होने के बाद बन जाएगा ये ई रेस टू पावर एच न्यू बाय के टी माइनस ये फैक्टर डिवाइड होके अपने पास आ जाएगा 1। तो हमने नोमरेटर और डिनोमिनेटर को ई रेस टू पावर माइनस एच न्यू बाय के टी से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे जो हम देखेंगे कि एवरेज एनर्जी पर ऑसिलेटर प्लैंक्स के अकॉर्डिंग एच न्यू बाय ई रेस टू पावर एच न्यू बाय के टी -1 आ रहा है, जबकि क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग एवरेज एनर्जी होता है जो वो के टी के इक्वल होता है अगर हम पर ऑसिलेटर की बात करें। बट प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग वो एच न्यू बाय ई रेस टू पावर एच न्यू अपॉन के टी -1 आ रहा है। अब जो किसी भी बॉडी के अंदर अगर ऑसिलेटर न्यू से लेके न्यू प्लस डी न्यू फ्रिक्वेंसी के बीच ऑसिलेट कर रहे हैं, तो उन नंबर का जो उन ऑसिलेटर का नंबर होगा जिनकी जो वाइब्रेशंस हैं न्यू से लेके डी न्यू फ्रिक्वेंसी के बीच हो रही हैं, उनका नंबर एक एक्सप्रेशन से हम एक्सप्रेस करेंगे, वो है 8 पाई न्यू स्क्वेयर इंटू डी न्यू बाय सी क्यूब। तो ये एक्सप्रेशन हमें बताएगा नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स, जिसको हमने स्टार्टिंग में n माना था। तो वो बेसिकली n होगा क्या, नंबर ऑफ ऑसिलेटर पर यूनिट वॉल्यूम हैविंग फ्रीक्वेंसी रेंज बिटवीन न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू। तो उनका नंबर होगा 8 पाई न्यू स्क्वेयर इंटू डी न्यू अपॉन सी क्यूब। तो ये हमारे पास आ गए नंबर ऑफ ऑसिलेटर, और ये वाला फैक्टर हमें बता रहा था एवरेज एनर्जी पर ऑसिलेटर। इट मीन्स अगर हम नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स को एवरेज एनर्जी से मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि नंबर ऑफ एवरेज ऑसिलेटर पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर हमने इस एक्सप्रेशन से बताया 8 पाई न्यू स्क्वेयर इंटू डी न्यू बाय सी क्यूब से, तो जो हमारे पास एवरेज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बनेगा, जिसे हम कहेंगे एनर्जी डेंसिटी, उसका जो एक्सप्रेशन आएगा दैट इज ई न्यू इंटू डी न्यू विल बी, इस फैक्टर से हम एवरेज एनर्जी को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्सप्रेशन आ जाएगा 8 पाई न्यू स्क्वेयर इंटू डी न्यू अपॉन सी क्यूब इंटू एवरेज एनर्जी की वैल्यू एच न्यू बाई ई रेस टू पावर एच न्यू अपॉन के टी -1, यहाँ पे प्लस आएगा, सॉरी, ई रेस टू पावर एच न्यू बाई के टी -1। तो ये हमारे पास आ गया एनर्जी डेंसिटी मींस एवरेज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब हम फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ की फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन है c बाय लैम्डा का, वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ। तो अगर हम वेवलेंथ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा इन दी फॉर्म ऑफ एनर्जी डेंसिटी ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा दैट इज द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन रेज टू पावर 5 इंटू 1 बाय ई रेज टू पावर एच न्यू बाय के टी -1। और यहाँ पे भी हम फ्रीक्वेंसी को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं विद c बाय लैम्डा, और साथ में फैक्टर आ जाएगा इसके
डी लैम्डा का। तो एक्सप्रेशन होगा हमारे पास कंप्लीट 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा रेज टू पावर 5 इंटू 1 बाई ई रेज टू पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस 1। तो हमने फ्रीक्वेंसी को सब्स्टिट्यूट कर देना है विद सी बाय लैम्डा से, और जो डी न्यू की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस सी बाय लैम्डा स्क्वेयर इंटू डी लैम्डा। तो इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारा जो एक्सप्रेशन होगा एनर्जी डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ का, वो ये वाला होगा। ठीक है, इसी एक्सप्रेशन को हम कहेंगे प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या रेडिएशन लॉ। तो इस एक्सप्रेशन के थ्रू हम ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है लोअर एज वेल एज शॉर्टर, या हम कहें लोअर वेवलेंथ और हायर वेवलेंथ, दोनों पे क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का फिनोमेना, उसके अंदर प्लैंक्स रेडिएशन लॉ और उसकी डेरिवेशन। थैंक यू।